आज स्वर्गीय मधुलिबे समाजवादी नेता की 98वीं जन्मतिथि है। 1922 में उनका जन्म हुआ था और वे अपने सारा जीवन भर बराबर गरीबों के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। मधु जी अपने बचपन के काल से ही क्रांतिकारी विचारों को सोच के थे। उन्होंने विश्व युद्ध का विरोध किया था और विश्व युद्ध का विरोध करने में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अंग्रेज का शासन काल था। उन्हें जब अदालत के समय समक्ष पेश किया गया तो अदालत ने उन्हें कम उम्र के आधार पर छोड़ने का प्रस्ताव किया। हालांकि मधु जी ने तब भी अदालत से निवेदन किया और कहा कि आप उम्र के आधार पर मुझे फैसला दीजिए, बल्कि कठोर से कठोर दंड दीजिए। अदालत ने उन्हें कम दंड दिया और जेल पहुंचाया। उसके बाद आज़ादी के आंदोलन में मधु जी गिरफ्तार हुए, लगभग 3 वर्ष जेल में रहे। वहाँ जेल से छूटने के बाद देश की आज़ादी के समय जब डॉक्टर लोहिया ने गोवा मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की और उसके बाद देश में भी गोवा मुक्ति को लेकर के बेचैनी हुई, आंदोलन शुरू हुआ, तब मधु जी गोवा मुक्ति आंदोलन में हिस्सेदार बने। और न केवल हिस्सेदार बने थे, बल्कि उनके ऊपर इतनी लाठियां पुर्तगाली पुलिस की पड़ी थी कि उनके बारे में बम्बई के अखबारों में खबर छपी थी, मधुलिबे गेले, यानी मधुलिबे की मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि उनकी पत्नी श्रीमती चंपा लिबे को लोग आकर सहानुभूति प्रकट कर रहे थे, शोक प्रकट कर रहे थे। कई दिनों के बाद जाकर मालूम पड़ा कि मधुलिबे घायल थे और वो जिंदा है। आज़ादी के बाद भी वे लगातार समाजवादी आंदोलन में जेल जाते रहे। वे डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श मानते थे और लोहिया को ही अपना नेता मानते थे। सारा जीवन भर लोहिया के विचारों पर वो चलने का प्रयास करते रहे। उन्होंने लोहिया की विचारों को, बातों को ध्यान में रखा कि कहीं भी लोहिया की आत्मा को कोई चोट न पहुंचे। जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने उनसे अनुरोध किया कि आप राज्यसभा में चले जाएं, तो उन्होंने यह कह के इनकार कर दिया कि मैं 1980 का लोकसभा का चुनाव हार गया हूँ। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि पीछे के दरवाजे से राज्यसभा में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं राज्यसभा में नहीं जाऊँगा। वो राज्यसभा में नहीं गए। मधुलिबे जी ने कभी पेंशन नहीं ली। वे सांसदों और विधायकों की पेंशन के खिलाफ थे और जिस बात को अपना सिद्धांत मानते थे उस पर अमल भी करते थे। इसलिए उन्होंने पेंशन को स्वीकार नहीं किया, न कभी पेंशन ली। वे इतने सिद्धांतनिष्ठ थे कि आपातकाल के दौर में जब नरसिंहगढ़ जेल में थे और श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद के कार्यकाल को 5 से बढ़ा के 6 साल का किया था, तब मधु जी ने उसका विरोध किया और संसद से उसी दिन इस्तीफा दिया, जो संसद का 5वें साल का आखिरी दिन था। इतना ही नहीं, उसके पहले उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती चंपा लिबे को सूचना दी थी कि मेरे संसद संस्था के आखिरी दिन शाम तक मेरा कमरा खाली कर देना। यद्यपि कोई ज़्यादा सामान नहीं था, पर जो भी सामान था उससे लेके खाली कर देना। और चंपा जी ने उनकी बात को मान के उस दिन ही, यद्यपि वो जेल में थे और जाकर के दिल्ली पहुंच करके, वो मुंबई से दिल्ली गए, वहाँ जाकर के उन्होंने कमरा खाली किया। मधु जी एक नैतिक व्यक्ति थे, एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे, शालीन व्यक्ति थे और उनका जो बौद्धिक ज्ञान था वो ज्ञान असीमित था। उनकी बौद्धिक क्षमताएं भी असीमित थी। उन्होंने अपने जीवन में कई किताबें लिखी, कई प्रकार के विश्लेषण किए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, वरना हो सकता है कि आज के इस कोरोना महामारी के नाम पर जो दुनिया का स्वरूप बन रहा है, जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं, उसके बारे में वो कुछ अपना नया चिंतन देते। संसद के
प्रक्रिया के वे अद्भुत ज्ञाता थे। और हालत यह थी कि जब वे संसद में जाते थे तो संसद में उनकी बात का खंडन करने की क्षमता किसी पास नहीं होती थी। यहाँ तक कि सरकार भी और सरकार के मंत्री भी जिस दिन वो कोई बैग या टची लेकर साथ में जाते थे तो डरते थे कि पता नहीं बदली के पटारे में से किसके खिलाफ निकलने वाला है, किसकी नौकरी जाने वाली है। उन्होंने जिन भी सवालों को संसद में छेड़ा उन सवालों को छोड़ा नहीं बल्कि निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया। उन्होंने पांडिचेरी लाइसेंस कांड जो जमाने का भ्रष्टाचार का कांड था उसे संसद में उठाया। कई सत्र तक लगातार उठाते रहे और अंत में जिन सांसद को उसमें लिप्त पाया गया था उन तुलमोहन राम जी को संसद इस्तीफा देना पड़ा, संसद से हटना पड़ा। संसद में उनकी एक अलग प्रकार की पहचान थी और सभी पार्टियों के लोग उनके संसदीय ज्ञान का बहुत सम्मान करते थे। बदले में कि आज हम लोग जब याद कर रहे हैं तो यह भी एक संयोग है कि आज का ही दिन मजदूर दिवस भी है। और मजदूर दिवस एक ऐसे समय पर आया है कि जिस दिवस को लोग त्योहार के रूप में बनाते थे, संघर्ष की यादगार के रूप में बनाते थे, आज उस दिवस पर मजदूर भिखारी बन चुका है, भिखारी की हालत में पहुंच चुका है। आज हालत इतनी दयनीय हो गई है, खासकर इस कोरोना महामारी के चक्र के बाद, कि देश के गांव के 53 लाख लड़के जो अप्रवासी मजदूर के रूप में बड़े बड़े महानगरों में काम करते थे आज फंसे हुए हैं, पैदल चल रहे हैं 500-500 600 किलोमीटर दूर, 800-1000 किलोमीटर दूर अपनी पत्नियों बच्चों के साथ जा रहे हैं। यह दुखद स्थिति है कि गर्भवती महिलाएं तक अपने बच्चों को कंधा पे बैठाकर घर वापस जाने की तैयारी में है, क्योंकि सरकार ने कोई सूचना पहले नहीं दी, सरकार ने पहले कोई चेतावनी नहीं दी, सरकार ने किसी के लिए तैयारी और व्यवस्था करने का कोई समय नहीं दिया। और इस प्रकार से कोई दुश्मन एक युद्ध छेड़ देता है, उसी प्रकार से सरकार ने एकदम आकस्मिक लॉकडाउन का हमला कर दिया, आकस्मिक कर्फ्यू का हमला कर दिया और लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। अब जो मजदूर महानगरों में कैद में किससे कहता हूँ कि एक कमरे में 5-5-8 मजदूर हैं। सरकार कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, पर बताएं कि जिन किराए के मकान में 5-5-8-8 मजदूर एक साथ रहते हैं, जिन किराए के मकान में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 5-5 4-4 बच्चे एक साथ रहते हैं, क्या उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव है? कितने मजदूर आज बीमार हुए होंगे ये कौन जानता है। अगर उन्हें सरकार ने पहले ही वापस किया होता और उनके घरों के पास के स्टेशनों पर उन्हें उनकी जांच कराई होती, उनका स्क्रीनिंग कराया होता, तो आज गांव में जो बीमारी फैली है वो बीमारी नहीं फैली होती। अब एक चिंता भी हो रही है कि जो लोग गांव जा रहे हैं उस पर 2 प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है। एक समस्या ये सामने आ रही है कि वो गांव में अगर जाते हैं तो गांव में हो सकता है कि अगर उनमें से किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो तो गांव में बीमारी फैल सकती है, संक्रमण हो सकता है। और दूसरी तरफ गांव में इतना विभाजन हो गया है कि अपने घर के बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को गांव के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्हें गांव के बाहर होकर को लाठी लेके खड़े हुए हैं। यानी गांव का समाज बट गया है, स्थिति बट चुकी है। हालत ये है कि मजदूरों के पास न पैसा है, उनके पास राशन नहीं है। सरकार राशन बांट रही है, पर वो राशन कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है इसकी भी सीमाएं हैं। सरकार कितनी चाहे, परंतु आज की परिस्थितियों में सबके पास राशन पहुंच पाना मुश्किल है। मैं भारतीय समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय समाज के लोगों ने अपनी तरफ से अपनी क्षमता भर योगदान किया है और अपने संपर्क के लोगों को या जहाँ जहाँ संभव वहाँ के लोगों के लिए खाने की व्यवस्था किया है। कई लोगों ने तो अपनी संपत्ति को बेचकर के भी गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था की है। कई उदाहरण आए हैं कि लोगों ने अपने मकान बेच दिया, जमीन बेच दी, व्यवस्था की है। ये हमारे भारतीय समाज का मानस है, भारतीय समाज की संवेदनाएं हैं, परंतु इस काम को सरकार नहीं कर पाई, जो कि सरकार क्या करने का दायित्व था। सरकार ने
कुछ लोगों के खाते में, जो जनधन के खाते वाले थे, उनके खाते में कुछ पैसा डाला है, पर ये नहीं सोचा कि आज अगर पैसा आप डालेंगे भी तो पैसा तो कैसे पहुंच पाएगा। और जो लोग अपने ही शहरों में हैं, जब वो पैसा निकाले के बैंक में जाते हैं तो हजारों की भीड़ लग रही है, लॉकडाउन टूट रहा है, संक्रमण फैल रहा है और एक प्रकार की स्थिति है। एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें मजदूर के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो कोरोना की महामारी से मरो या फिर भूख से मरो। हमने सरकार से अनुरोध किया था, पहले ही कहा था 20 मार्च को जब 19 मार्च को जब प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, तब भी हमने कहा था, उसके बाद भी कहा था, लिखा भी था, अखबारों में लिख भी लिखी तो कहा था कि आप विशेष मजदूर रेलगाड़ियाँ चलाइए। सारी गाड़ियाँ आपने बंद कर दी, बसें बंद कर दी, सड़कें बंद कर दी, और अब आप लोगों को लाचारी बसों में ले जा रहे हैं। तो आप कितना ही डिस्टेंसिंग की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, परंतु क्या वो लोग मानने वाले हैं? जो हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं, क्या मानने वाले हैं? उनका मन कैसे मानेगा? आज 35 दिन से जो लोग बंद थे, जानवरों से बदतर हालत में बंद थे, भूखे प्यासे बंद थे, उनकी पीड़ा को कौन समझ सकता है? उनको कौन रोक सकता है? गुजरात के कुछ मजदूरों की फोटो अखबार में छपी है, जहां पर लगभग 650 मजदूर अपने कस्बे से, सूरत से साइकिलें खरीद के, नई साइकिलें खरीद के निकल पड़े और साइकिलों के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा करने के तैयार है, क्योंकि घर पहुंचना है, घर जाना है। जिस घर में वो जाएंगे, वो घर उन्हें स्वीकार करेगा नहीं करेगा पता नहीं है, परंतु उनके मन में उम्मीद है कि जब कुछ नहीं बचा, सरकार हमारी कुछ मदद नहीं कर पा रही है, हमको बंद किया है, एक प्रकार के अघोषित कैद खाने में डाल दिया है, जहाँ पर खाना भी नहीं है, वेतन भी नहीं है, राशन भी नहीं है, दवा भी नहीं है, इलाज भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, तो कम से गाँव में जाकर स्कूल से रह पाएंगे, वो गाँव के भागे का प्रयास कर रहे हैं। आज न केवल भारत की, बल्कि इस मजदूर दिवस के दिन पर हम देखते हैं कि सारी दुनिया की बढ़ रही है। और पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को हम लोग माने तो हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड बैंक के कसौटी के हिसाब से गरीब लोग हैं, इस कोरोना की महामारी के बाद और इसके परिणामों के बाद लगभग 10.5 करोड़ लोग नए गरीब बन जाएंगे, नए गरीबी की सीमा रेखा के नीचे पहुंच जाएंगे। रोजगार लोग खत्म हो रहे हैं। खुद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान लगाया है कि शायद दुनिया में 30 करोड़ रोजगार खत्म हो जाएंगे। भारत में जो बेरोजगारी इस महामारी के पहले 8% थी, अभी बढ़कर 23% पर हो गई है, और ये संभावना है कि आने वाले 2-3 माह के भीतर ये बढ़ करके 30% बेरोजगारी हो सकती है। लाखों छोटे छोटे उद्यम, छोटी छोटी कंपनियां, कारखाने बंद पड़े हैं, कारखाने बंद हैं, बड़े कारखाने भी बंद हैं, और वो वहाँ जो मजदूर वहाँ से भागे हैं, वो कब वापस आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, किस मन से आएंगे, कैसे साथ जुटाएंगे, ये क्या कठिन है। एक बहुत बड़ी नए प्रकार की महामारी, यह बीमारी की महामारी थी, अलग नए प्रकार की बेरोजगारी की, औद्योगिक बंदी की, आर्थिक तकलीफों की, एक नए प्रकार की और महामारी का सामना देश को भी करना पड़ेगा। हम लोगों ने आज मजदूर जी की स्मृति के साथ साथ उन शहीदों को, उन मजदूरों को याद किया है कि जो लोग इस महामारी के शिकार हो गए हैं, जो लोग रास्ते में चलते चलते मर गए हैं, मोराना के लोग, इलाहाबाद के लोग, बनारस के लोग, जिनकी रास्तों में हजार किलोमीटर भूखे पैसे चलने से मौत हो गई है, उनको हम भी एक प्रकार से कोरोना वॉरियर शहीद मानते हैं। और सरकार से कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से आपने कोरोना वॉरियर्स का, चिकित्सकों का, पुलिस के मित्रों का और अन्य कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा कराया है। अच्छा निर्णय है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। परंतु जो लोग इस तकलीफ से मरे हैं, उनके परिवार को भी कम से कम 50 लाख नहीं तो 20 लाख रुपये हैं, ताकि उनके परिवार को सहारा मिल पाए, उन्हें गांव में सम्मानजनक स्थान मिल पाए, उन महिलाओं को जिनके पति मरे हैं, उनको घरों में सम्मानजनक स्थान मिल पाए, इधर के साथ रह के जीवन जी पाए। ये भी हम लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं। हम सरकार से फिर कहना चाहते हैं कि
इस समय आने वाले संकट को वापस वसूल करें। ये कोरोना की महामारी न केवल इंसान को और बद्दू को तकलीफ में ही डाल रही है, बल्कि आने वाली दुनिया का चित्र भी बदलने की तैयारी में लग गई है। कि दुनिया का चित्र बदलने वाला है। आने वाला चित्र जो दुनिया का बनने वाला है, उसमें आदमी नहीं रहेगा। आदमी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर इतना सशंकित हो चुका है, भयभीत हो चुका है कि वह अपने घर में भी परहेज करने का शुरू करेगा। आज तो उतना भयभीत स्थिति है कि व्यक्ति खांसी आने पर भी डर जाता है। ये परिस्थितियां बढ़ रही हैं। जो मशीनीकरण है, ऑटोमेटिक मशीनीकरण है, वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और इंसान का स्थान मशीन लेने वाली है, एआई लेने वाले हैं, रोबोट लेने वाले हैं। आने वाली दुनिया इंसान की कम मशीन की दुनिया होगी। उसमें इंसान की क्या भूमिका होगी, मजदूर की क्या भूमिका होगी, आज कहना भी कठिन हो रहा है। हम मजदूर दिवस पर मजदूरों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो देने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब देख रहे हैं कि मजदूर नाम की प्रजाति ही एक खतरे में है, तो हम कैसे शुभकामनाएं दें। हम इतनी कह सकते हैं कि मजदूरों, आओ संकल्प करें, हम और आप मिलकर संकल्प करें। तुम्हें अगर बचना है, अपनी प्रजाति को बचाना है, अपनी नस्ल को बचाना है, मजदूर मात्र को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, आओ हम लोग मिलकर संघर्ष करें। हमारा संघर्ष मजदूर को बचाने का, हमारा संघर्ष समानता का, हमारा संघर्ष लोकतंत्र का, हमारा संघर्ष इंसान की जीवन के मूल्यों को बचाने का होगा। और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि मजदूर दिवस के अवसर पर मधु जी को होगी।